हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। हम छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ रहे थे जिसमें हमने मैदानी भाग जो ये 5 पॉइंट है ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे सीमांत उच्च भूमि और सीमांत उच्च भूमि के ये 4, इसके साथ अगर कुछ और भी होंगे अतिरिक्त तो हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हमारे बचे हुए हैं? छुरी उदयपुर की पहाड़ी, 7वां मेरा मैकल श्रेणी, 8वां मेरा दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि और 9वां मेरा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, तो हम सीमांत उच्च भूमि में पहला देखेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, कौन सा देखेंगे? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, अब इसका नामकरण छुरी उदयपुर की पहाड़ी क्यों पड़ा? ठीक है, मैप में तो हमने देख लिया कहाँ पे है, 6वां पॉइंट। अब हम ये देखेंगे कि इसका नामकरण छुरी उदयपुर की पहाड़ी क्यों पड़ा। तो कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक इसका फैलाव होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ गया? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। यदि इसका दिशा देखेंगे किधर है तो इसकी दिशा है उत्तर पूर्व, मतलब कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे होते ऐसे जा रही, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। ये दिशा क्या कहलाता? उत्तर पूर्व। अब ये उत्तर पूर्व ऐसी ढलान क्यों है? जैसे कि अब महानदी भी आ रही है तो वो इस तरह से ऐसे निकल रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसकी ढलान ऐसी है इसलिए नदी भी ऐसे बह रही है। क्लियर हुआ? और इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे आपको कोरबा में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा दक्षिण सरगुजा में देखने को मिलेगा और थोड़ा सा उत्तरी रायगढ़ में देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा इसका विस्तार? तो यहाँ पे मेरी छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, यहाँ पे मेरी छुरी उदयपुर की पहाड़ी है और ये कहाँ पे? ये वाला हिस्सा मेरा कोरबा है। अगर मुख्य रूप से बोलेंगे सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है तो कोरबा में है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरबा में है। ठीक है, और उसके बाद में बोलेंगे तो थोड़ा सा ये सरगुजा है, इसका दक्षिणी वाला हिस्सा है और ये रायगढ़ कुछ ऐसा फैला हुआ है रायगढ़, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी भाग वो इसमें फैला हुआ है। मुख्य रूप से धर्मजयगढ़ तहसील आता है। ठीक है, अगर इसमें बोलेंगे कौन कौन से भाग शामिल है तो इसमें 2 पहाड़ियाँ जो है वो शामिल है मुख्य रूप से। एक यहाँ पे कोरबा वाले हिस्से में आता है छुरी मातेरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, कोरबा में आता है, कोरबा में भी है, रायगढ़ में भी फैलाव है। ठीक है, मुख्य रूप से बोलेगा तो कोरबा है, तो छुरी मातेरिंगा की पहाड़ी है। और दूसरा रायगढ़ वाले में हिस्से में आता है मातेरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, तो छुरी मातेरिंगा की पहाड़ी जो है आपका कोरबा में है, मुख्य रूप से थोड़ा बहुत आपका रायगढ़ को टच करता है। और आपका जो उदयपुर की पहाड़ी है वो कहाँ पे है? मुख्य रूप से रायगढ़ में है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, यहीं पे आपको छुरी उदयपुर की पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो जितने पॉइंट हमने बोला है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा नामकरण। ठीक है, नामकरण देखा, तो इसका नामकरण क्यों हुआ है? तो हमने क्या समझा कि कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण। ठीक है, तो क्या समझ में आया इसका नामकरण? छुरी उदयपुर की पहाड़ी क्यों हुई? कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण। ठीक है, दिशा मैंने इसका बताया, दिशा कैसी है इसकी? उत्तर और पूर्व की ओर है। ठीक है, अगर इसमें शामिल भाग बोलेंगे, शामिल भाग, तो मुख्य रूप से 2 पहाड़ शामिल है इसमें। कौन कौन से हैं? तो पहला मेरा मैंने बताया छुरी मातेरिंगा की पहाड़ी, मातेरिंगा की पहाड़ी। दूसरा मैंने बताया उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, अब चलते हैं प्रमुख श्रेणियां देख लेते हैं। प्रमुख श्रेणियां, ठीक है, श्रेणियां। तो यहाँ पे कई श्रेणियां पाई जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कई श्रेणियां पाई जाती है, जैसे कि पुटका पहाड़ पाया जाता है जो कि कोरबा में है, केरता या केरला पहाड़ पाया जाता है जो कि कोरबा में है,
पवनखेड़ा या पौनखेड़ा पहाड़ पाया जाता है जो कि कोरबा में है। ऐसे कई श्रेणियां यहाँ पे पाई जाती है, देखते चलते हैं वन बाय वन। तो पहला मैंने यहाँ पे बताया कौन सा पाया जाता है, पुटका पहाड़, ठीक है, पुटका पहाड़ जो कि कहाँ पे है, कोरबा में है, ठीक है, कहाँ पे है, आप इसको कोरबा ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, पुटका पहाड़ है जो कि कोरबा में है। दूसरा अगर हम बात करें तो केरता या केरला पहाड़ है, केरला पहाड़ है जो कहाँ है बोलेगा तो ये भी कोरबा में है। तीसरा अगर हम बोले तो बिजौरा, बिजौरा पहाड़ है, ये रायगढ़ में पड़ता है, रायगढ़ में पड़ता है। ये आप याद रखेंगे कि कहाँ पड़ता है, पूछा जाता है, ठीक है। चौथा अगर हम बोले तो पवनखेड़ा है, पवनखेड़ा है या इसी को बोलते हैं पौनखेड़ा, पौनखेड़ा, ये कहाँ पे है बोलेगा तो कोरबा में है। पांचवा अगर बोलेंगे तो लाम पहाड़ है, इसी को लामा पहाड़ भी कहते हैं, लामा पहाड़, ठीक है। और ये जो है बोलेंगे तो ये कोरबा में है, ये गलत हो गया, यहाँ पे कोरबा में है। अगर ये जो लामा पहाड़ को बोले मुख्य रूप से तो कोरबा में, इसलिए कोरबा में मैंने कहा, लेकिन अगर ऐसे ऐसे देखा जाए तो ये कोरबा और जो ऊपर से सरगुजा और जो रायगढ़ उसके सीमांकन मतलब सीमा वाले क्षेत्र में ये विस्तृत है, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा ये कोरबा, अगर ऐसा ऑप्शन में आ गया कि कोरबा रायगढ़ और सरगुजा के सीमांकन में है तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, मैं अगर मुख्य रूप से बोलेंगे तो कोरबा में है ये, ठीक है। उसके बाद में छठवा अगर बोलेंगे तो बारखोता, बारखोता डोंगर, ये भी आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कोरबा। ये अगर बोलेंगे तो ये चैतुरगढ़ जो लाफागढ़ में पड़ता है, तो ये चैतुरगढ़ पहाड़ का ही एक हिस्सा है। अगर बारखोता डोंगर बोलेंगे तो ये जो है चैतुरगढ़, ठीक है, चैतुरगढ़ जो कि कहाँ पे पड़ता है, लाफागढ़, लाफागढ़, ठीक है। तो ये जो है चैतुरगढ़ पहाड़, पहाड़ का मतलब हिस्सा है, ठीक है, उसी का एक भाग है, ठीक है। अगर ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ, ठीक है। सातवां अगर मैं बोलूँ तो महादेव पहाड़ है, ये जो महादेव पहाड़ है ये एक सतरिंगा नामक पहाड़ी स्थल है, ठीक है। पहले तो ये मैं बता दूँ ये कोरबा में है, ठीक है, कहाँ पे है, कोरबा में है। तो यहाँ पे एक सतरिंगा नामक क्या है, एक क्या कहना चाहिए, पिकनिक स्थल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सतरिंगा नामक पिकनिक स्थल, ठीक है। तो जो सतरिंगा नामक जो पिकनिक स्थल है ना, उसी पर ही अगर देखेंगे तो महादेव पहाड़ है, ठीक है। मतलब ये उसी, ये पिकनिक स्थल उस पर है बोल सकते हो, ये उसी जगह पर है, ठीक है। और इसे जो है ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, सीजी का मिनी गोवा बोलते हैं, मिनी गोवा। देखो सीजी का जो मिनी गोवा है वो इसको तो कहते हैं, इसके साथ में जो रुद्री गंगरेल बांध है जो धमतरी वाला है उसको भी छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहते हैं और इसे भी छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहते हैं। ये बहुत प्यारी सी जगह है, कभी घूमने का मन करे तो इस जगह पे जाइए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यदि खनिज की बात करें तो ये पाट प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज पाई जाती है, ठीक है। और एक विशेष पॉइंट बोले तो
विशेष पॉइंट है ना। तो अगर मैं बोलूँ तो जो उदयपुर की पहाड़ी है वो कम ऊंची है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उदयपुर की पहाड़ी कम ऊंची है, कम ऊंची, ठीक है। अब हम 2 पॉइंट और पढ़ेंगे इसके अंदर, सब पॉइंट। पहला हम पढ़ेंगे सब पॉइंट में छुरी पहाड़ी, छुरी पहाड़ी या पहाड़, ठीक है। ये हम एक सब पॉइंट पढ़ेंगे और दूसरा हम देखेंगे उदयपुर पहाड़ी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2 पहाड़ी है, एक है मेरी छुरी पहाड़, ठीक है, और दूसरी है मेरी उदयपुर पहाड़। इन दोनों को हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं छुरी पहाड़ की बात करती हूँ, ठीक है, मतलब ये एक ही है। मैंने क्या बताया था, छुरी उदयपुर की पहाड़ी का फैलाव छुरी पहाड़ी और उदयपुर पहाड़ी में है, इस कारण से इसको छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा जसपुर से लगा हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पे खनिज जो है वो बॉक्साइट है। ये हमने छोटी छोटी देख लिया था, कुछ पहाड़ियाँ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं छुरी पहाड़ी। छुरी पहाड़ी की बात करें तो उत्तर में यहाँ पे हसदेव रामपुर बेसिन का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे लगता है, थोड़ा हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखें तो ये है आपका पेंड्रा पठार, ठीक है। पेंड्रा पठार हम मैप में भी जाके देखेंगे, बट पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेंड्रा पठार है। और यहाँ से कौन सी नदी इसके बगल से, मैं यहाँ पे बनाई हूँ, इसलिए ये मत कहना कि यहीं से नदी बह रही, नहीं, अब उसे मैं दिखाने के लिए बोल रही हूँ। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि हसदेव नदी जो है छुरी पहाड़ी के पश्चिम में बह रही है, ठीक है। और फिर इसके दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन है, ठीक है। और इसके जो पूर्व वाला हिस्सा वहाँ पे माण नदी है, और इसके जो मतलब आपके पश्चिम में हसदेव नदी है और पूर्व में यहाँ पे माण नदी है, और उत्तर पूर्व में यहाँ पे महादेव पहाड़ है। अभी हमने देखा था महादेव पहाड़ को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उत्तर में क्या है, हसदेव रामपुर बेसिन है। थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इसके देखो, ये तो मैंने बनाया, अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो ये ऐसे फैलाव है, ठीक है। तो इसके जो आपको जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा देखेंगे, उत्तर पश्चिम वाला, तो इस हिस्से में पेंड्रा पठार आएगा, और यहाँ से आपका कौन सी नदी बह रही है, हसदेव नदी बह रही है, ठीक है। और ये तो उदयपुर की है, और इधर वाला तो इधर वाला तो छुरी की पहाड़ी, और इधर वाला उदयपुर की पहाड़ी है। और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे तो यहाँ पे माण नदी बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा था हसदेव रामपुर की बेसिन है, तो कुछ हिस्सा जो है वो इसके कहाँ पे लगती है, इसके छुरी पहाड़ी जो है उसके उत्तर वाले हिस्से में लगती है, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके आप दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोरबा बेसिन। ये वाला कौन सा है, कोरबा बेसिन। ये मुख्य रूप से आपको दक्षिण पश्चिम में, ये तो मैंने बनाया है, लेकिन अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में पेंड्रा पठार देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम है वहाँ पे कोरबा बेसिन मिलेगा। यहाँ से हसदेव नदी आ रही है जो कि इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, यहाँ से माण नदी आ रही है जो कि इसकी पूर्व सीमा बनाती है, और ये जो हसदेव रामपुर बेसिन है इसका विस्तार इसके थोड़ा सा कहाँ पे उत्तर में आता है, और इसके उत्तर पूर्व में महादेव पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम। तो जो बातें मैंने अभी बताई मैप से, वो तो मैं इसमें नहीं लिखूंगी, वो तो आप मैप को देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं लिखूंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे चट्टान की बात करूँ, चट्टान, ठीक है, अगर चट्टान की बात करूँ तो यहाँ गोंडवाना, तभी तो कोयला मिल रहा है, गोंडवाना, तालचेर बॉक्साइट मुख्य रूप से है, लेकिन यहाँ पे जो कोरबा है, कोरबा जिला में जाएंगे तो वहाँ पे बॉक्साइट है, ठीक है। तालचेर और बराकर चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती, तो आप क्या बोलेंगे, गोंडवाना, तालचेर और बराकर चट्टानें पाई जाती है। अब कुछ विशेष पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो हसदेव नदी जो बह रही है, यहाँ पे गज और चोरनई नदियाँ जो है वो क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा से आकर के हसदेव नदी में मिलती है। मतलब गज नदी कहाँ से आ रही है, ये गज नदी आएगा जो पूर्व में आ रहा है,
और ये जो है पश्चिम दिशा से आ रही है आपकी चोरनई नदी। तो मैं यहाँ पे अगला पॉइंट लिख देती हूँ कि गज और हसदेव, गज और चोरनई, हसदेव पर आकर मिल रही है तो चोरनई नदी, चोरनई नदी या नदियाँ क्रमशः पूर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और पूछा भी गया, चोरनई नदी के बारे में आया है, हम नदी वाले सेक्शन में और देखेंगे। पूर्व एवं पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी से मिलती है, हसदेव नदी से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे गज और चोरनई नदी जो है वो पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा से आकर के मिलती है, याद रहेगा, ठीक है। और ये जो हसदेव नदी है, ये जो हसदेव नदी है, ठीक है, यह जो हसदेव नदी है वो ये जो छुरी पहाड़ी है, मतलब छुरी पहाड़ी को मैं बोलूँ ये इस श्रेणी और मैकल श्रेणी को अलग करती है। मतलब हसदेव नदी जो है उसके द्वारा क्या हो रहा है, छुरी पहाड़ और मैकल श्रेणी जो है वो अलग हो रही है। हसदेव नदी द्वारा यह श्रेणी तथा मैकल श्रेणी अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन सा हो गया, हसदेव नदी। ये हसदेव नदी जो है वो इस श्रेणी को, मतलब छुरी पहाड़ और मैकल श्रेणी को अलग कर रही है। और गज और चोरनई नदी जो है वो क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी में मिलती है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ और विशेष पॉइंट में कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ पर चूना पत्थर, रेत पत्थर और मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, और सेल चट्टाने पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे चूना पत्थर, रेत पत्थर और सेल चट्टाने पाई जाती है, और इन्हीं संस्तरों के बीच में हमें क्या मिलता है, कोयला का बहुत बड़ा छेप निक्षेपित यहाँ पे मिलता है। मतलब यहाँ पे चूना पत्थर, रेत पत्थर और सेल चट्टाने मिल रही है, और इन्हीं पर, ठीक है, इन्हीं के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इन्हीं, ठीक है, या इन्हीं बोल सकते हो, या इसके बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है, याद रहेगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ये मेरा किसका पार्ट था, ये इसके आगे का पार्ट था, ठीक है। अगला हम सेकंड देख रहे हैं, उदयपुर की पहाड़ी। सेकंड हम देख रहे हैं उदयपुर पहाड़, ठीक है। तो अब उदयपुर की पहाड़ में देखना क्या है, ठीक है, इसमें मैं केवल आपको इतना ही समझना है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, केवल आपको इतना बता रही हूँ कि इसके अगर उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में जाएंगे, उत्तर पश्चिम में जाएंगे, ठीक है, तो आपको मेन पार्ट देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, मेन पार्ट। और यहीं से मांड नदी का उद्गम हो रहा है, जो इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक है। और उदयपुर पहाड़ के पूर्व में आपको देखने को मिलेगा कुरकुट नदी। कौन सी नदी देखने को मिलेगी, कुरकुट नदी देखने को मिलेगी। और यहीं पे अगर मैं बोलूँ तो अच्छा, एक छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से आपका केलो नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है।
मतलब आप बोल सकते हैं जो कुरकुट नदी और केलो नदी है उसका उद्गम इन्हीं पहाड़ियों में होता है। तो ये मैं नोट करके लिख देती हूँ, ठीक है। कुरकुट व केलो नदियों का उद्गम इन्हीं, ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम में आपको मेन पार्ट देखने को मिलेगा, दक्षिण पश्चिम में छुरी पहाड़ देखने को मिलेगा। ये उदय पहाड़ की बात कर रहे हैं। उदय पहाड़ के उत्तर पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा? मेन पार्ट। ये मेन पार्ट कौन सा है? सरगुजा जगह पे मिलेगा, ठीक है, सरगुजा जिले में देखने को मिलेगा। और यहीं से मांड नदी का उद्गम हो रहा है जो इसकी पश्चिमी सीमा बना रही है। यहाँ पे कुरकुट नदी है जो इसकी कौन सी सीमा बना रही है? इसकी पूर्वी सीमा बना रही है। और यहाँ पे छुरी उदयपुर की पहाड़ी है जो कि इसकी दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है, ठीक है। तो उदयपुर की पहाड़ी में जानने के लिए इतना ही है। अगला पॉइंट चलते हैं हम मैकल श्रेणी। अगला चलते हैं हम मैकल श्रेणी। तो ये मेरा 7वां पॉइंट जो है मैकल श्रेणी, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। मैकल श्रेणी भी बोलते हैं और इसे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी हिस्सा है, इसलिए इसे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि बोलते हैं। वहीं पे ये जो आपका धमतरी महासमुंद जो उच्च भूमि है इसको पूर्वी सीमांत उच्च भूमि कहते हैं। ये याद रखना, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि किसे बोलते हैं? आपका मैकल श्रेणी वाले हिस्से को बोलते हैं। ये कहाँ पे तो देखेंगे, सबसे ऊपर में जाएंगे तो कवर्धा है, उससे थोड़ा सा ऊपर में जाएंगे तो मुंगेली है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पेंड्रा लोरमी का पठार मुंगेली वाले हिस्से में भी आता है, लोरमी मुंगेली वाले हिस्से में आता है, और जहाँ पे मैकल श्रेणी का भी विस्तार है, ठीक है। तो आपका सबसे ऊपर में देखेंगे तो महासमुंद है, फिर अगर आएंगे तो कोरबा है, फिर आएंगे तो खैरागढ़ छुईखदान गंडई है, फिर आएंगे तो राजनांदगांव, थोड़ा सा नीचे आपका मोला मानपुर तहसील है, ठीक है। यहाँ पे ऊंची चोटी देखेंगे, ठीक है। इस मैकल श्रेणी में अगर ऊंची चोटी देखेंगे तो वो कौन सा है? बदरगढ़ है। ये कहाँ पे पड़ेगा? आपका कोरबा आपका कवर्धा कबीर धाम में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंची चोटी देखने को मिलेगा बदरगढ़। कौन सा देखने को मिलेगा? बदरगढ़, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है बोलेगा तो 1176 मीटर है। और ये छत्तीसगढ़ की तीसरी ऊंची चोटी है, ये मैंने पहले ही निकाल दिया है। और ये पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी, अगर छत्तीसगढ़ के पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो बदरगढ़, और छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो भी बदरगढ़ है। कहाँ पे है? तो ये कोरबा में है, कवर्धा मतलब कबीर धाम, ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? जैसे देवसानी पहाड़ पाया जाता है, झाला पहाड़ पाया जाता है, और इसमें अमरकंटक भी है, ठीक है। उसके बाद में अगर बोलेंगे तो लीलावनी है, बरकुंड है, सोनभद्र है, और सोनभद्र है, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में ब्राह्मणगढ़ पहाड़ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। तो आपने मैप देख लिया है, अब हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हमारा मैकल श्रेणी या फिर पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, ठीक है। यदि मैं इसके विस्तार की बात करूं तो मुंगेली में है, कवर्धा में है, ठीक है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई में है, ठीक है। इसके बाद बोलूँ तो राजनांदगांव, इसके बाद मैं बोलूँ तो कहाँ पे है? मोहला मानपुर में है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बोलूँ मोहला मानपुर तहसील में है। इसके बाद में मैं बोलूँ ऊंची चोटी, तो यहाँ पे ऊंची चोटी आपको कौन सा देखने को मिलेगा? बदरगढ़। कितनी ऊंचाई है? 1176 मीटर। कहाँ पे है बोलेगा तो ये है कवर्धा में है, कवर्धा जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ पहाड़ियाँ देखें यहाँ पे, तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो यहाँ पे झाला पहाड़ है, मैं सिर्फ लिखते जा रही हूँ, पहाड़ नहीं लिखूँगी, आप समझ जाइएगा, ठीक है। झाला पहाड़ है, देवसानी है,
और है तो ब्राह्मणगढ़ है, ठीक है। इसके बाद बोले तो अमरकंटक है, और बोले तो लीलावनी है। अब किसी के दिमाग में ये मत आए कि मैडम आपने तो देवगढ़ की जो पहाड़ी ऊंची चोटी है देवगढ़, उसको भी लीलावनी बताया था, वो ऊंची चोटी है, ठीक है। ये पहाड़ी में बता रही, दोनों अंतर है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में भरकुंड है, और मैं अगर बोलूँ तो एक आखिरी मेरा सोनभद्र है, सोनभद्र है, ठीक है। ऐसे तो कई पहाड़ियाँ हैं, लेकिन हम मुख्य कुछ पहाड़ियों को ही पढ़ते हैं, ठीक है। यदि इसका ट्रिक जानना चाहेंगे तो ट्रिक केवल, अगर ट्रिक से याद रखना चाहेंगे तो ट्रिक केवल इतना ही है कि झाला देवसानी एक व्यक्ति है, झाला देवसानी एक व्यक्ति है जो कि क्या है, ब्राह्मण है। तो क्या बोलेंगे, झाला देवसानी जो ब्राह्मण है अमरकंटक गई। अमरकंटक कहाँ है, एक बड़ा पर्वत है, अमरकंटक को समझिए एक बड़ा पर्वत है, ठीक है। तो झाला देवसानीय ब्राह्मण है, अमरकंटक गई लीला रचने। अमरकंटक क्यों गई, लीला रचने, या लीला के वनों में गई, ऐसे आप बोल सकते हैं। अमरकंटक में लीला के वनों में गई। वहाँ पे भरकुंड, भरकुंड को ऐसे समझिए यज्ञ कुंड है, ठीक है। वहाँ पे भरकुंड में सोनभद्र के साथ पूजा किया, भरकुंड में सोनभद्र के साथ पूजा किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो भरकुंड में सोनभद्र के साथ पूजा किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, झाला देवसानी जो ब्राह्मण है अमरकंटक गई लीला, अमरकंटक के लीलावनी गई, या अमरकंटक में लीला रचने गई, भरकुंड में पूजा किया सोनभद्र के साथ, ठीक है। ऐसे आप हमें बार बार बोलते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, झाला देवसानी जो ब्राह्मण है अमरकंटक गई लीला रचने, भरकुंड में सोनभद्र के साथ पूजा किया, ठीक है। ये इस तरह से याद रखिएगा, ये ट्रिक है। आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगती है तो आप उसे याद रख सकते हैं। मैं इसी ट्रिक से इसको याद रखती हूँ, तो ये मुझे ऑलवेज याद रहता है, ठीक है। चलते हैं हम, अब यहाँ पे कुछ श्रेणियाँ भी है, उसे हम देख लेते हैं। श्रेणियाँ, ठीक है, श्रेणियाँ हैं। तो पहली श्रेणियाँ यहाँ पे कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंदावनी। कंदावनी ये श्रेणी कहाँ पे है बोलेगा तो कवर्धा में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दूसरा अगर बोलेंगे तो कुलझारी, कुलझारी या कुल्हारी, ठीक है। कुलझारी या कुल्हारी की पहाड़ी, ये कहाँ पे है, राजनांदगांव में। राजनांदगांव को आरजेएन बस लिख रही हूँ, ठीक है। तो कंदावनी पहाड़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, कवर्धा में है। कुलझारी या कुल्हारी की पहाड़ी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, राजनांदगांव में। तीसरा है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये भी राजनांदगांव में, इसको भी मैं आरजेएन लिख देती हूँ, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। मैं स्टार मार्क डाल देती हूँ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये वही है जहाँ पे आपकी बमलेश्वरी है, और ये वही जगह पे है जहाँ पे बौद्ध सम्मेलन होता है, ठीक है। चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है। अगर इसकी ऊंचाई बात करें, औसत ऊंचाई तो कितनी है, औसत सामने औसत कर लीजिए, औसत ऊंचाई कितनी है तो 800 से 900 मीटर है, ठीक है। 800 से 900 मीटर है। यदि हम इस श्रेणी का प्रभाव पढ़ते हैं, ठीक है, इस श्रेणी का प्रभाव, तो मैंने आपको बताया है श्रेणी का प्रभाव क्या है। यदि हम इस श्रेणी का प्रभाव बोले तो मैंने आपको बताया है श्रेणी का क्या प्रभाव है। इस श्रेणी के कारण में क्या होता है, आपके पूर्वी भाग में वर्षा जो है वो नहीं होती है या कम होती है। यही कारण है कि जो आपका कवर्धा है, कवर्धा है, ठीक है, कवर्धा जो है प्रभाव अगर बोलेंगे, मतलब इस श्रेणी का प्रभाव बता रही हूँ, कवर्धा जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा क्या होती है, बहुत कम या ना के बराबर होती है। तो ये याद रहेगा, वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। तो ये इस श्रेणी का प्रभाव है, ठीक है। अब जल विभाजक, ये भी क्या है देख लेते हैं, जल विभाजक, ठीक है। तो ये जो श्रेणी है वो क्या करती है, जो शिवनाथ नदी है और वेनगंगा नदी है उसके मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। किसके बीच में जल विभाजक है, तो शिवनाथ
नदी, हम अभी मैप में भी देख लेंगे, और वेन, वेन न है ना, वेन न है ये ना, वेन गंगा, ठीक है। वेन गंगा के मध्य में ये जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बोलूँ तो ये जो उत्तरी महानदी है, महानदी बेसिन है, और जो इधर उत्तरी नर्मदा बेसिन है, इसको भी अलग करती है। तो ये किसे अलग करती है, तो अभी हम ये मैप में देखेंगे। उत्तरी महानदी बेसिन और उत्तरी नर्मदा बेसिन, ठीक है। तो चलते हैं, इसे हम देख लेते हैं ये कहाँ पे है मैप में। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये जो मंडला है ना, एमपी का मंडला, जो कहाँ पे है, एमपी एवं बिलासपुर, बिलासपुर के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सीमा रेखा बनाती है। तो ये जो प्रभाव वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा मैकल श्रेणी है, ठीक है। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि यहाँ पे देखेंगे तो शिवनाथ नदी बह रही है, यहाँ पे अगर आएंगे तो शिवनाथ नदी बह रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे शिवनाथ नदी बह रही है, इधर मेरा वेनगंगा नदी बह रहा है। तो ये जो श्रेणी है, मैकल श्रेणी, वो इन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। अब मैंने कहा था यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, महानदी बह रही है, और यहाँ पे बनता है महानदी बेसिन, और यहाँ पे नर्मदा नदी बह रही है, ये अमरकंटक से निकल रही है, यहाँ पे है आपका नर्मदा बेसिन, यहाँ पे महानदी बेसिन है और यहाँ पे नर्मदा बेसिन, इन दोनों को भी अलग करती है, ठीक है। अब ये मेरा एमपी में मंडला है, और ये मेरा यहाँ पे क्या है, बिलासपुर, इन दोनों के बीच में सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मैप से हमने आपको बता दिया। चलते हैं आगे। यदि मैं यहाँ पे वन की बात करूँ तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे साल वृक्ष मिलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको पता होगा मैकल श्रेणी के चिल्फी घाटी से जो नेशनल हाईवे 30, हम नेशनल हाईवे जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, नेशनल हाईवे 30 और जो ब्रिजवानी पहाड़ी है वहाँ से नेशनल हाईवे 53 गुजरती है, ये कहाँ पे है, मैकल श्रेणी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैकल श्रेणी के, ठीक है। मैकल श्रेणी के पहला पॉइंट है यहाँ पे, इस तरह से सब पॉइंट करके लिखती हूँ, ठीक है। चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी, मैकल श्रेणी के चिल्फी घाटी से नेशनल हाईवे 30, और दूसरा पॉइंट है बिजवानी, बिजवानी, ठीक है, बिजवानी घाटी से नेशनल हाईवे 53, ठीक है, गुजरती है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप विशेष करके याद कर सकते हैं, ठीक है, विशेष, विशेष, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो ये जो मैकल श्रेणी है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिम और जो उत्तर पश्चिम भाग पर ऐसे सतपुड़ा पर्वत जो जा रही है उसकी बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है। हम मैप से देख लेते हैं। तो अगर मैं मैकल श्रेणी की बात करूं तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के पश्चिम और छत्तीसगढ़ के ये उत्तर पश्चिम, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम में इस तरह से सतपुड़ा पर्वत आ रही है। इस तरह से क्या आ रही है, मेरी सतपुड़ा पर्वत आ रही है। तो ये उसकी बाहरी दीवार के रूप में, मतलब सतपुड़ा पर्वत का ही एक हिस्सा है, एक श्रेणी है मैकल श्रेणी, याद रखना, ठीक है।
हम आगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको, ये जो मैकल श्रेणी है वो बाहरी दीवार के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो मैकल श्रेणी है यहाँ पे बहुत घने वन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे घने वनों से ये मैकल श्रेणी आच्छादित है। आच्छादित मतलब उसे ढका हुआ है, ठीक है, मतलब यानी कि वहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ठीक है, तो मैंने जो विशेष पॉइंट बताया वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यह मतलब मैकल श्रेणी की बात हो रही है, सीजी के पश्चिम, सीजी के पश्चिमी एवं पश्चिमी भाग, ठीक है, सीजी के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग पर सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है, ठीक है। एक अगर अगला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, घने वन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम अगला चलते हैं, 8वां पॉइंट, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। तो अगला हम देखते हैं 8वां पॉइंट हमारा दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये दक्षिणी दुर्ग, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दुर्ग, ठीक है। तो उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, दुर्ग का दक्षिणी हिस्सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बालोद है, यहाँ पे मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी है। तो इसका विस्तार अगर बोलेंगे तो दक्षिणी दुर्ग, बालोद और आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में देखने को मिलेगा। इसको दक्षिणी उच्च भूमि बोलते हैं। आपका पश्चिमी उच्च भूमि मैकल श्रेणी को बोलते हैं, दक्षिणी उच्च भूमि इसे कहते हैं, और धमतरी महासमुंद वाले को मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, ठीक है, याद रहेगा, ये क्लियर हुआ। उसके बाद में अगर मैं इसकी बोलूँ, ठीक है, सॉरी, जो ये मेरा जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी ऊंची चोटी की बात करती हूँ तो यहाँ पे दल्ली राजरा है। कौन सा है, दल्ली राजरा है, ठीक है, कौन सा आएगा, दल्ली राजरा। और कितना मीटर ऊंचा है बोलेंगे तो 700 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ऊंची चोटी बोलूँ तो दल्ली राजरा है, और कितना मीटर ऊंचा है बोलेंगे तो 700 मीटर ऊंचा है। और एक ऊंची चोटी और है, डोंगरगढ़ है, जो कि 704 मीटर ऊंचा है, ठीक है। दल्ली राजा का मैंने क्या बताया, 700। एक और ऊंची चोटी है जो डोंगरगढ़ है, वो कितना है, 704 है। ये कहाँ पे है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, कितना है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित है, याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो हम देख लेते हैं 8वां पॉइंट, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। इसका हमने विस्तार कहाँ पढ़ा है, विस्तार कहाँ कहाँ देखा हमने, एक तो देखा दक्षिणी दुर्ग में है, दक्षिणी दुर्ग में है, ठीक है। एक हमने देखा बालोद में है, एक हमने देखा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, यहाँ पे देखा। इसका अन्य नाम मैंने बताया, क्या बताया आपको, इसको बोलते हैं दक्षिणी उच्च भूमि, उच्च भूमि, ठीक है। यहाँ पे ऊंची चोटी मैंने बताया, ऊंची चोटी 2 बताए मैंने, थोड़ा सा बस डिफरेंस है उसमें। एक है दल्ली राजरा, दल्ली राजरा, जो थोड़ा सा कम है, कितना है, 700 मीटर है। और दूसरा मैंने बताया, ये पहला, और दूसरा मैंने बताया डोंगरगढ़, गढ़, ठीक है, ये है 704 मीटर। और ये कहाँ पे है, तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर है। ये अभी मैंने बताया था, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी या प्रज्ञागिरी पहाड़ी, ठीक है। एक और पॉइंट है, ठीक है, जो बालोद जिले में खरखरा तांदुला के मध्य कुटक राजहरा की पहाड़ी स्थित है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, बालोद जिला है ना, बालोद जिला की बात करें, यहाँ पे
खरखरा एवं तांदुला के मध्य ठीक है कौन सा? कुटक राजहरा, कुटक राजहरा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कुटक राजहरा, ठीक है, की पहाड़ी स्थित है। जो लोग नोट्स बनाते हैं वो मेरे साथ साथ ही नोट्स बना लिया करें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, बालोद जिले में बताया कि खरखरा तांदुला के मध्य कुटक राजहरा की पहाड़ी स्थित है। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो नोट्स है छत्तीसगढ़ के वो PDF फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम लिंक में भी मिल जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। जब भी ऐसा आएगा मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अगला मेरा 9वां पॉइंट है और मेरा लास्ट है, कौन सा? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ठीक है। इसका अन्य नाम बोले तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका अन्य नाम क्या है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। मैंने कई बार बताया भी पढ़ाते पढ़ाते, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, क्योंकि ये पूर्व में है इसीलिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। यदि इसकी ऊंची चोटी बात करें, मैप में भी देखेंगे कहाँ पे है ऊंची चोटी, तो इसकी ऊंची चोटी है शिशुपाल या फिर बोल सकते हैं धारी डोंगर, ठीक है। कितना? 899 मीटर है, ठीक है, क्लियर है। तो ये देख सकते हैं मेरी, ये कौन सा है मेरा, यहाँ पे देखेंगे तो 9वां वाला पॉइंट मेरा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है, जो कि आपका ये वाला हिस्सा उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, दक्षिण, और ये कौन सा है? पूर्वी हिस्से पर होने के कारण इसको पूर्वी सीमांत उच्च भूमि कहते हैं। यदि इसका विस्तार बोलेंगे तो ये कौन सा आपका आ जाता है? धमतरी, ये वाला गरियाबंद और ऊपर वाला महासमुंद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ऊंची चोटी है जिसका नाम है शिशुपाल या धारी डोंगर, जो कि 899 मीटर क्या है? ऊंची है, ठीक है। चले आगे, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार धमतरी, ठीक है, गरियाबंद, मेरे ख्याल से ये पेन दिख रहा होगा, ठीक है, गरियाबंद और महासमुंद है, ठीक है, मेरे ख्याल से कलर दिख रही होगी। अब ये तो आपके मुख्य रूप से हो गए जो थे, है ना। अब कुछ सब पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। हमने इसका पश्चिमी सीमांत देखा, इसका पूर्वी सीमांत देखा, इसका दक्षिणी सीमांत देखा, लेकिन एक अगला सब पॉइंट के रूप में आप कर सकते हैं, या फिर 10वां भी बोल सकते हैं, सब पॉइंट या फिर 10वां बोल सकते हैं, जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, या उत्तरी उच्च भूमि, ठीक है। देखो जो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है वो पूरे को कवर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी सीमांत उच्च भूमि देखा जाए तो थोड़ा आता है, पर थोड़ा भाग को छोड़ देता है, ठीक है। जैसे आपका बिलासपुर वाला हिस्सा छूट जाता है। तो इसका अगर विस्तार बोलेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा? बिलासपुर में है, कोरबा में है, थोड़ा सा बस छूटा हुआ है, बाकी अगर देखा जाए तो वही है, और रायगढ़, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो इसके पूर्व में बोलेंगे तो रायगढ़ का मैदान है, और पश्चिम में बोलेंगे तो हसदेव रामपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। हसदेव रामपुर वाला क्षेत्र बोल सकते हो, या फिर हसदेव नदी का जो मैदानी हिस्सा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खनिज बोलेंगे तो कोयला मिलता है, ठीक है। तो इसके पूर्व में बोलेंगे तो आप क्या बोल सकते हो? रायगढ़ का मैदान, ठीक है। और पश्चिम में बोलेंगे
पश्चिम में बोलेंगे तो हसदेव रामपुर क्षेत्र बोल सकते हो या फिर हसदेव नदी का मैदान, ठीक है। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर खनिज बोलेंगे तो क्या है, कोयला, याद रहेगा, ठीक है। एक आपका पठार है, अगला पॉइंट, छोटे छोटे सब पॉइंट है जो इस यहाँ पे पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका सोनबेरा का पठार, ठीक है। मैं थोड़े से आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। अगर हम इसका विस्तार की बात करते हैं, देखो ये जो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है ना, इसमें होता क्या है कि छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है उसमें जो बिलासपुर वाला है जो हिस्सा है वो छूट जाता है, इसलिए हम लोग इसको मुख्य रूप से उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में नहीं पढ़े, अदरवाइज हम इसको ले सकते थे, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ ये तीनों जिले यहाँ पे आते हैं। इसके अगर पूर्व में देखेंगे तो रायगढ़ का मैदान है, पश्चिम में देखेंगे तो हसदेव रामपुर बेसिन या फिर हसदेव नदी का मैदान हिस्सा आता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं सोनबेरा का पठार, ठीक है। ये जो सोनबेरा का पठार है यहाँ से जोक नदी का उद्गम हो रहा है, ये हम नदी वाले हिस्से में देखेंगे। ये जो सोनबेरा का पठार है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से ये उड़ीसा में है, थोड़ा सा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद वाले व महासमुंद वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा सोनबेरा का पठार, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से सोनबेरा का पठार, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का पठार मुख्य रूप से देखेंगे तो उड़ीसा में थोड़ा सा गरियाबंद और महासमुंद में लगा हुआ, और यहाँ से नदी निकल रही है, जोक नदी लेकर रही है, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, मुख्य रूप से उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। किंतु कुछ जो हिस्सा है, वो कहाँ पे है आपका, गरियाबंद व महासमुंद यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, यहाँ से देखे तो यहाँ से जोक नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपनी क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैदानी हिस्सा है वो कंप्लीट हुआ। अब अगला हम देखेंगे, कौन सा देखेंगे, आपका जो दंडकारण्य वाला हिस्सा है, जैसे इंद्रावती बेसिन भी बोलते हैं, तो प्राकृतिक विभाजन का आखिरी पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे आपको एक चीज़ और बताना है, अब मेरी कोशिश रहेगी कि संडे को हम लोग क्लास कोई भी नहीं लेंगे। उस दिन अभी हमारा मैथ्स की क्लासेस चल रही है, ठीक है, आप उसे भी जा कर के देखिए, क्योंकि मैथ्स पूरी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ही 1-2 एग्जाम होंगे जहाँ पे मैथ्स का वेटेज नहीं होता है, अदरवाइज मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा कर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है। उसके बाद में मैं बता रही हूँ कि संडे को मेरी कोशिश रहेगी कि अब मेरी MCQ आएगी जो मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई है, विभिन्न एग्ज़ाम में पूछी गई है, उससे रिलेटेड होगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो या फिर वो मैथ्स की है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट और भी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अन्य सब्जेक्ट का भी आते रहेगा। तो अब से हम संडे को हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम क्लास ना लें और उस दिन केवल MCQ सॉल्व करें, ठीक है। चलते हैं फिर, आज हम अपनी क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।